Hello friends, welcome to my channels. I am Toy Hadar, DPD 4th year student from Uttar Pradesh University of Medical Science. In this video, we will talking about CVA, which means cerebrovascular accidents. It is also known as stroke और brain attack. सोसाइटी में इसको बेसिकली अगर बात करें तो फालिस या लकवा के नाम से जाना जाता है। आज हम इसी के बारे में देखेंगे, जानेंगे ये क्यों होता है, किस एज पर होता है और इससे क्या बगैर बचाव हमारे क्या उपाय हैं, बचा जा सकता है, कैसे बचा जा सकता है। सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स, इसके नाम से ही पता लग रहा है जब क्या होता है, किस में एक्सीडेंट देखने को मिलेगा आपको, सेरिब्रोवैस्कुलर यानी कि सेरिब्रम पार्ट के वैस्कुलर सिस्टम से में जब एक्सीडेंट होता है तब आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको स्ट्रोक देखने को मिलेगा। इसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी क्या हो जाती है, पैरालाइज हो जाती है। जैसे सबसे पहले आप देख लीजिएगा, ये ब्रेन का पार्ट है, इस ब्रेन के पार्ट में आर्टरीज और वेन को अपीयरेंस शो किया गया जो रेडिश और ब्लूइश कलर का जो होता है, इसकी वजह ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसी में फ्लो करता है। तो ये ब्रेन का पार्ट है। ये दूसरा पिक्चर देख लीजिए, इसे बोलते हैं सर्कुलोब्लेस, यानी कि ये क्या होता है, हमारे ब्रेन पार्ट को आर्टेरियल सप्लाई जो होती है वो इसी के थ्रू होती है और इसी में क्या होता है, किसी भी टाइप का ब्लॉकेज जब होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती है प्रॉपर, तब इसी को क्या बोलते, इसकी वजह से क्या होता है, ब्रेन सेल्स क्या होती है, डाइड हो जाती है और फाइनली ये चेंज हो जाता है स्ट्रोक की कंडीशन में। स्ट्रोक क्या होता है, जब रिपीटली डेवलप होते हैं क्लिनिकल साइंस, जब क्लिनिकल साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं, रिपीटली डेवलप होते हैं, तब इसकी वजह से फोकल डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलते हैं हमारे ब्रेन फंक्शंस में, यानी कि सेरेब्रल फंक्शंस में। हमारे यहाँ पर एक कैरोटिड आर्टरी पाई जाती है, जैसे कि इस पिक्चर में देख लीजिएगा। इस कैरोटिड आर्टरी के थ्रू क्या है, हमारा हार्ट का 70% कार्डियक आउटपुट जो होता है, ब्लड फ्लो क्या उसी के थ्रू हो जाता है, यानी कि वो चाहिए होता है 70% ब्रेन पार्ट को। हमारे ब्रेन पार्ट को कंटिन्यूसली ब्लड्स की जरूरत होती है, वो भी कौन से, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स और ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है कंटिन्यूसली। अगर किसी भी वजह से किसी भी टाइम के लिए, मान लो थोड़े से समय के लिए, मान लो 1 मिनट में भी अगर क्या हुआ, ब्लड फ्लो रुका, तब वहां की सेल्स क्या हो सकती हैं, डेड हो सकती हैं ब्रेन सेल्स की। जिस पार्ट को प्रॉपर तरीके से ग्लूकोज और ऑक्सीजन नहीं मिला कंटिन्यूसली, तो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगी वहां की सेल्स, ब्रेन सेल्स। तो इसकी वजह से क्या क्रिएट हो जाएगी, आपको स्ट्रोक देखने को मिलेगा। बेसिकली मैं बात करूं, जैसे कि हमारी बॉडी में बहुत सारी मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं, तो हम बात करें तो उसमें कुछ परसेंट क्या रहता है, मेटाबॉलिक रिजर्व रहता है, यानी कि ग्लूकोज किस फॉर्म में रहता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में रहता है, उसको तोड़ के ग्लूकोजन की फॉर्म में यूज कर लेती है मसल्स। बट इन केस ऑफ द ब्रेन के केस में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर मेटाबॉलिक रिजर्व नहीं रहता है। इसी वजह से इसको कॉन्टिन्यूसली क्या चाहिए होता है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन चाहिए होता है ब्रेन पार्ट को, फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए। ब्लड फ्लो ही क्या करता है, मेंटेन करता है नंबर्स ऑफ ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म को। अगर ब्लड प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंचता है तो हमारे ब्रेन फंक्शंस में प्रॉब्लम क्रिएट होगी और जिससे पूरी बॉडी में इसके साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर ब्रेन के पार्ट के राइट साइड में अगर कोई स्ट्रोक हुआ तो उसकी वजह से हमारे लेफ्ट साइड में क्या होगा, पैरालिसिस देखने को मिलेगा। अगर लेफ्ट साइड में क्या हुआ है, स्ट्रोक हुआ, तो हमारे राइट साइड में देखने को मिलेगी, यानी कि इट में भी मोनोप्लेजिया और हेमीप्लेजिया, आपको ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। हेमीप्लेजिया और मोनोप्लेजिया में भी कॉमन केसेस रहते हैं ब्रेन स्ट्रोक में। इसमें इसके फीचर्स की बात करूं तो ये सेंसरी, मोटर, परसेप्चुअल, मेंटल डिफिशियंसी, लैंग्वेज डिसऑर्डर, ये सबसे पहले आपको साइंस देखने को मिलेंगे। जब कोई पेशेंट स्ट्रोक का पेशेंट होगा तो आपको इसमें ये सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें एपिडेमियोलॉजी की, तो एपिडेमियोलॉजी क्या है, इसमें क्या देखने को मिल रहा है, एन इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ प्रीमेच्योर डेथ एंड डिसेबिलिटी डेवलपिंग कंट्रीज जस्ट लाइक इंडिया, यानी कि ये में सबसे जो डेवलपिंग कंट्री होती है उन कंट्री में सबसे ज्यादा आपको क्या मिलेगा, प्रीमेच्योर डेथ और डिसेबिलिटी देखने को मिलती है। किसकी वजह से, स्ट्रोक की वजह से। और ये एक चीफ कॉज है मोर्टिलिटी एंड मॉर्बिडिटी का। अगर हम बात करें दूसरी, अगर बात करें हम इसकी, इसमें आपको एनुअली अगर इसके केसेस मिलने, बात करें हम इंडिया की बात करें बेसिकली, तो 1 लाख में आपको 13 केसेस देखने को मिल सकते हैं पर पॉपुलेशन में। ये एनुअल रेट है इंसिडेंस का। WHO की रिपोर्ट है कि 2002 की, वो रिपोर्ट ये कहती है कि 15 मिलियन जो पीपल्स हैं वो सफर कर रहे हैं स्ट्रोक से, जो स्पेशली वर्ल्ड वाइड की बात की गई है। अगर हम बात करें वेस्टर्न कंट्री जस्ट लाइक यूनाइटेड स्टेट, तो वहां पर ये सबसे ज्यादा सीवियर के केसेस में लॉन्ग टर्म्स में डिसेबिलिटी क्रिएट होने के चांसेस रहते हैं वहां पर, यानी कि लॉन्ग टर्म्स पेशेंट क्या रहता है, सीवियर केसेस में यानी कि डिसेबल रहता है, इंपेयरमेंट्स देखने को मिलते रहते हैं वहां। अब बात कर ले हम अगर इसकी एटियोलॉजी की, तो एटियोलॉजी में अगर आपको बात करेंगे क्यों होता है, इसके कॉजेस क्या हैं,
तो सबसे पहला कॉज इसमें है सेरिब्रल इस्कीमिया, यानी कि ब्रेन में जब इस्कीमिया कंडीशन क्रिएट होती है तब आपको स्ट्रोक होने के चांसेस हैं, उसकी वजह से इस्कीमिक स्ट्रोक हो जाते हैं। दूसरा है आपका सेरिब्रल हेमोरेज। सेरिब्रल हेमोरेज यानी कि जब ब्रेन पार्ट में इंटरनल ब्लीडिंग होती है, वो किसी भी वजह से हो सकती है, तब भी इसके चांसेस हैं आपको स्ट्रोक होने के। थर्ड है आपका में आता है सेरिब्रल एम्बोलाई। सेरिब्रल एम्बोलाई मतलब ये हुआ जब हमारे ब्लड क्लॉट या फिर प्लाग वो क्या करता है, ब्लड में मूव करता है, तब उसको बोलते हैं सेरिब्रल एम्बोलाई। उसकी वजह से ब्लॉकेज हो जाएगा आर्टरीज में, यानी कि किसी भी मान लो किसी भी रीजन में फाइब्रोफाइटिक प्लाग्स बनता है, तब वो मूवेबल हो जाता है। कहाँ पर? ब्लड स्ट्रीम में, उसके थ्रू ब्रेन पार्ट में क्या होता है, वो माइक्रो वेरी फाइन आर्टरीज और वेन होती हैं वहां पर, तो उसकी वजह वो ब्लॉक कर देती हैं, तो हमारे उस पार्ट के उस रीजन को ग्लूकोज और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती है, तब आपको स्ट्रोक होने के चांसेस रहते हैं। चौथा इसमें आता है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब आर्टरीज में जब क्या होता है, फाइब्रोफाइटिक प्लाग बनता है, तब इस कंडीशन को बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, स्ट्रोक होने के चांसेस रहते हैं। पांचवें इसमें आता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की वजह से भी, यानी कि बीपी जब राइज होता है, तब भी चांसेस रहते हैं किसके, स्ट्रोक होने के। इसमें 6 आता है आपका हेड इंजरी। हेड पर इंजरी होती है तब भी स्ट्रोक होने के चांसेस रहते हैं। अब बात करेंगे हम वार्निंग की। वार्निंग साइंस क्या क्या देखने को मिल सकते हैं स्ट्रोक के केस में। स्ट्रोक होने से पहले, कुछ समय पहले आपको कुछ सिम्टम्स या फिर साइंस मिल सकते हैं जो वार्निंग साइंस होंगे। अगर किसी पर्सन को स्ट्रोक होने के चांसेस है तो आपको क्या वो साइन और सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। मैं अगर उसकी बात करूं, उसमें फर्स्ट पहला आता है सडन नमनेस और वीकनेस ऑफ फेस, आर्म और लेग्स, स्पेशली वन साइड ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी की वन साइड में आपको नमनेस या फिर वीकनेस देखने को मिल सकती है, फेस पे, आर्म पे या फिर लेग पे। यहाँ पर इस रीजन में आपको वीकनेस या फिर नमनेस देखने को मिल सकती है। दूसरा होता है सडन कंफ्यूजन। कंफ्यूजन हो जाएगा आपको तुरंत। और क्या मिल सकता है आपको, ट्रबल इन स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग, आपको बोलने में और अंडरस्टैंडिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आपको सडन ट्रबल इन सीइंग, देखने में प्रॉब्लम हो सकती है। इन वन आई और बोथ आई, आपके एक आंख या दोनों आंख से भी प्रॉब्लम हो सकती है। आपको सडन ट्रबल होंगे आप इसमें वॉकिंग में, आपको वॉकिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपको डिजीनेस देखने को मिल सकती है पेशेंट में, या फिर आपको इनकोऑर्डिनेशन या फिर लॉस ऑफ बॉडी बैलेंस देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपको इस कंडीशन में सडन आपको क्या मिलेगा, सीवियर हेडेक मिलेगा, यानी बहुत तेजी से पेन होगा, या फिर सडन नोजिया देखने को मिल सकती है। दीज आर द वार्निंग साइंस ऑफ स्ट्रोक। अगर हम बात करें इस्कीमिक स्ट्रोक और हेमोरेजिक स्ट्रोक, तो इस्कीमिक स्ट्रोक होता है वो 85% देखने को मिलता है, जबकि हेमोरेजिक स्ट्रोक होता है 50% देखने को मिलता है। इस्कीमिक स्ट्रोक के होने के चांसेस इस वजह से हैं, जैसे सेरेब्रल थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होने की वजह से भी इस्कीमिक स्ट्रोक हो सकता है। ये एम्बोलाई स्ट्रोक, ये दोनों ही स्ट्रोक क्या करते हैं, ऐसे स्ट्रोक लोकलाइज एरिया में क्या करते हैं, ब्रेन सेल्स को डेड करते हैं। इसमें 3 टाइप के स्ट्रोक आते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक में, सेरेब्रल, थ्रोम्बोटिक, एम्बोलाई और सिस्टमैटिक स्ट्रोक। सिस्टमैटिक स्ट्रोक कब होता है, जब कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक या फिर शॉक, इनकी वजह से ये सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से भी स्ट्रोक देखने को मिल सकता है आपको। सिस्टमैटिक स्ट्रोक में होल ऑफ द ब्रेन क्या होता है, अफेक्ट होता है। एम्बोलिक और थ्रोम्बोटिक में एक लोकलाइज एरिया में, ब्रेन के किसी लोकलाइज एरिया में क्या हो सकता है, स्ट्रोक देखने को मिलेगा, जबकि सिस्टमैटिक में होल ऑफ द पार्ट ब्रेन की क्या होगा, स्ट्रोक देखने को मिलेगा। जबकि बात करें हम हेमोरेजिक स्ट्रोक की, वो 50% होता है। और रप्चर क्या होता है, इंट्रासेरेब्रल ब्लीडिंग होती है, जब कहां पर, इनटू द एक्स्ट्रावेस्कुलर एरिया में। जो एक्स्ट्रावेस्कुलर एरिया होगा वहां पर क्या होगा, ब्लीडिंग होगी, और इंट्रासेरेब्रल ब्लीडिंग की वजह से क्या होगा, प्रेशर किसका बढ़ेगा, इंट्राक्रैनियल कैविटी का क्या होगा, प्रेशर जब बढ़ जाएगा, इसकी वजह से आपको हेमोरेजिक स्ट्रोक देखने को मिलेगा। इसमें बेसिकली 3 टाइप के स्ट्रोक आते हैं। पहला होता है इंट्राक्रैनियल हेमोरेज, दूसरा होता है प्राइमरी सेरेब्रल हेमोरेज, या फिर तीसरा होता है सब एरिथ्मोइड हेमोरेज। ये 3 स्ट्रोक इसमें आते हैं, हेमोरेजिक स्ट्रोक में आते हैं। कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जो स्ट्रोक की पॉसिबिलिटी को बढ़ाते हैं। उसमें से सबसे पहला आता है आपका रिस्क फैक्टर में हाइपरटेंशन, यानी कि जब ब्लड प्रेशर क्या होता है, ग्रेटर देन 160 बाय 195 mmHg से क्या होता है, इंक्रीज कर सकता है। जब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, बीपी बढ़ता है, तब हाइपरटेंशन की इस कंडीशन में आपको स्ट्रोक होने के चांसेस रहेंगे। दूसरा होता है डायबिटीज। डायबिटीज की कंडीशन में भी चांसेस हैं कि आपको स्ट्रोक होने के। तीसरा इसमें आता है एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से, कौन सा कोलेस्ट्रॉल, बेसिकली बात कर रहे हैं LDL, यानी कि ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होती है। अगर ये चांसेस के ज्यादा बढ़ रहे हैं तब आपको मे भी चांसेस हैं स्ट्रोक होने के। या फिर इसके अपोजिट बात करें हम, HDL यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वो डिक्रीज हो जाए, तब आपको चांसेस हैं स्ट्रोक होने के। थर्ड होता है इसमें
एलिवेटेड हेमेटोक्राइट्स। हेमेटोक्राइट्स मतलब बढ़ते हुए, जैसे कि इसमें बेसिकली बात करें हम टोटल ऑक्यूपाई बाय आरबीसी, इसकी वजह से भी अगर ये एलिवेट हो रहा है तब आपको चांसेस हैं किसके, स्ट्रोक होने के। और उसके अलावा क्या हो सकता है, कार्डियक डिसऑर्डर्स जस्ट लाइक रूमेटाइड हार्ट फीवर्स, या फिर रूमेटाइड हार्ट बल्मनर डिसीज, या एंडोकार्डाइटिस, या कार्डियक सर्जरी, इनकी वजह से भी आपको चांसेस हो सकते हैं। हम बात करें अगर स्ट्रोक के टाइप के, स्ट्रोक कितने टाइप के होते हैं, तो टाइप्स ऑफ स्ट्रोक में अगर बात करें तो ये दो कैटेगरी में आते हैं, अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट कैटेगरी, दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल कैटेगरी। तो इसके मैनेजमेंट कैटेगरी में पहला इसमें स्ट्रोक आता है TIA यानी कि ट्रांजिएंट इस्केमिक स्ट्रोक। ट्रांजिएंट इस्केमिक स्ट्रोक जो होता है वो बेसिकली अगर ये स्ट्रोक इस टाइप का स्ट्रोक होता है तो 24 आवर में इसको ठीक किया जा सकता है। दूसरा स्ट्रोक होता है मैनर स्ट्रोक। ये ऐसा स्ट्रोक होता है जिसमें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं और इसमें एक अच्छा रिहेबिलिटेशन देखने को मिल सकता है आपको, यानी कि प्रॉपर तरीके से इसको आप अच्छे तरीके से क्या कर सकते हो, ट्रीटमेंट दे सकते हो। तीसरा स्ट्रोक इसमें होता है मेजर स्ट्रोक। मेजर स्ट्रोक में क्या होता है, यहाँ पर न्यूरोलॉजिकल डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट्स होती हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, और इसमें आपको जो है रिहेबिलिटेशन यानी कि आपको इसको रिकवर करने चाहते हो तो इसमें टाइम लगेगा, और कभी कभी ऐसा हो सकता है इसके फुल्ली तरीके से क्या नहीं होते हैं, ये इस टाइप के स्ट्रोक ठीक नहीं हो पाते हैं। चौथा इसमें स्ट्रोक आता है डिटोरियोरेटिंग स्ट्रोक, यानी कि इस टाइप के स्ट्रोक जो होते हैं वो हल्के हल्के बढ़ते जाते हैं, हमने हॉस्पिटल में एडमिट किया उसके बाद प्रॉब्लम और देखने को मिल सकती है इसमें। दूसरा क्लिनिकल के बेस पर बात करें कैटेगरी के हिसाब से, तो इसमें सबसे पहला स्ट्रोक जो होता है वो होता है एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी सिंड्रोम, यानी जो एंटीरियर आर्टरी जो होती है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है इसकी वजह से, इस टाइप का मिलेगा आपको। दूसरा मिलेगा आपको मिडल सेरेब्रल आर्टरी सिंड्रोम्स। मिडल अगर आर्टरी में कोई प्रॉब्लम है तब आपको मिडल सेरेब्रल आर्टरी सिंड्रोम देखने को मिलेगा। तीसरा मिलेगा इसमें पोस्टीरियर आर्टरी सेरेब्रल आर्टरी सिंड्रोम्स। चौथा इसमें मिलेगा आपको इंटरनल कैरोटिड आर्टरी सिंड्रोम, जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी यहाँ से जो पास आउट होती है उसमें। पांचवें इसमें मिलेगा आपको वर्टिब्रोवैस्कुलर आर्टरी सिंड्रोम्स। तो इस टाइप के आपको स्ट्रोक देखने को मिल सकते हैं। अब हम जानेंगे स्ट्रोक अगर किसी पेशेंट को हो जाता है तो उसके बाद उसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, हम उसको क्या क्या इंपेयरमेंट्स होंगी, क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं, किस चीज़ की कमी आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें प्राइमरी इंपेयरमेंट्स इन स्ट्रोक में आपको क्या देखने मिलेगा, मोटर डिसेबिट्स, मोटर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी आपको उसमें। दूसरा आपको क्या मिलेगी, सेंसरी प्रॉब्लम मिलेगी आपको। इसमें एबनॉर्मल रिफ्लेक्सेस देखने को मिलेंगे, जो रिफ्लेक्सेस होते हैं जैसे सपोज दैट हमारे हाथ में हम जो यहाँ से टेंडन्स जो है बाइसेप टेंडन्स का रिफ्लेक्सेस चेंज कर चेक करें तब ये क्या मिलेंगे, एबनॉर्मल मिलेंगे, नॉर्मल नहीं मिलेंगे। इसके अलावा आपको इसमें क्या मिलेगा, रिएक्शंस प्रेजेंस मिलेगी, एसोसिएटेड विद रिएक्शन, मतलब किसी के दूसरे के साथ अगर कोई हम कुछ काम कर रहे हैं तो उसके अलावा भी और भी फंक्शंस ऐड हो जाएंगे। दूसरा इसमें आपको क्या मिलेगा, स्पीच या फिर लैंग्वेज डिसऑर्डर देखने को मिलेगा, यानी कि बोलने में और किसी चीज को समझने में, इन सब में प्रॉब्लम मिल सकती है आपको देखने के लिए। पर्सपेचुअल भी प्रॉब्लम मिलेगी आपको। इन प्रॉब्लम के बाद आपकी और कौन सी प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है जो सीवियर कंडीशन की होती है, सेकेंडरी इंपेयरमेंट्स ऑफ स्ट्रोक, यानी कि जो स्ट्रोक हुई तो उस स्ट्रोक में क्या होगा, कुछ दूसरे भी जो है मोर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रोक क्रिएट हो जाएंगे। उसमें सबसे पहला आता है साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा आपको, मस्कुलोस्केलेटन्स, यानी कि साइकोलॉजिकल में क्या मिलेगा आपको, फुली तरीके से कुछ तरीके को अंडरस्टैंडिंग नहीं होना, इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। दूसरा है मस्कुलोस्केलेटन, यानी कि हमारे जो मसल स्केलेटन्स हैं वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएंगे, सेकेंडरी इंपेयरमेंट्स में आपको ये देखने को मिलेगा। सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल सकती है, सर्कुलेटरी जो डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होगा, कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी डिकंडीशनिंग मिलेगी आपको। इसके अलावा रेस्पिरेटरी और कार्डियक प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल सकती है आपको। उसके अलावा आपको क्या देखो, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या फिर रीनल सिस्टम डिस्टर्बेंसेस देखने को मिल सकती है। सो ये प्रॉब्लम जितनी भी हैं प्राइमरी और सेकेंडरी इंपेयरमेंट्स मैंने आपको बताया ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इसके बाद हम करेंगे इसकी कि किस तरीके से, अगर मैं इसके मैनेजमेंट की बात करूं तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, मेडिकेशन के पर्पस पे एंटीकोगुलेंट्स भी मेडिकेशन क्या करा सकते हैं, जैसे कि इसमें हेपेरिन और वारफेरिन क्या होती हैं, इसकी मेडिकेशंस होती हैं। दूसरा इसमें एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, एंटीबायोटिक्स में आप एमोक्सिसिलिन या फिर सेफेक्टैक्साइन्स दे सकते हैं। तीसरा इसमें आप इसके अलावा आप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दे सकते हैं, यानी कि एम्लोडापाइन या फिर एटेनिनोल दे सकते हैं। ये ड्रग्स आप इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो दीज आर ऑल अबाउट स्ट्रोक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी जो न्यू वीडियो आने होगी वो आपको सबसे पहले मिले। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको शॉर्ट नोट्स भी यहाँ से मिलते रहें। थैंक फॉर वॉचिंग।